पता नहीं किसी की तो ये सेइंग है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि ये बात किसने बोली, लेकिन बात ये बोली गई थी कि रेसलर्स को रेसलिंग करना और परफॉर्म करने का काम करना चाहिए, और क्रिएटिव राइटर्स को क्रिएटिव चीजें और स्टोरी लाइन लिखने का काम करना चाहिए। एक रेसलर को कभी भी एक राइटर या फिर स्टोरी लाइन लिखने का काम नहीं करना चाहिए। और ऐसा क्यों कहा गया था वो आपको अब समझ में आएगा जब मार्क हेनरी ने कुछ पिच किया है जॉन सीना के एसएनएमई में होने वाले प्रोग्राम के लिए। तो वो ये कहते हैं कि जब जॉन सीना का मैच हो जाएगा, आखिर उनका मैच वो रेसल कर लेंगे और ज्यादा चांसेस है कि जॉन सीना वो वाला मैच हार ही जाएंगे, तो उस पॉइंट पे जो हेनरी निकल के आएंगे और वो जॉन सीना के साथ एक मैच करेंगे, जो मैच ऐसा होगा कि वो लेट जाएंगे जॉन सीना के सामने और जॉन सीना आके उनको पिन कर देंगे। और इससे होगा ये कि जॉन सीना अपना लास्ट मैच जीत पाएंगे, जो कि उनके करियर के हिसाब से सही रहेगा, ऐसा मार्क हेनरी का कहना है। और जो हेनरी को भी अपने मैच की लिस्ट में जॉन सीना के साथ उन्होंने मैच रेसल किया है उसका भी टैग, उसका भी जो तमगा है वो मिल जाएगा। तो आई थिंक मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्यों जिसने भी वो बात बोली थी कि रेसलर्स को सिर्फ रेसलिंग करनी चाहिए और राइटर्स को सिर्फ राइटिंग करनी चाहिए, वो बात क्यों सही थी। और इसी के साथ वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 787 में। और भाई आज ऑल एलीट रेसलिंग की अगर बात हो रही है तो मतलब कि ऑल एलीट रेसलिंग में कुछ तगड़ा हुआ है। इससे पहले ब्लड एंड गट्स को मैं बिल्कुल कवर नहीं कर पाया क्योंकि भाई मेरे शेड्यूल के हिसाब से चीजें बिल्कुल उस टाइम पे फिट नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज देखो एडब्ल्यू की जब बात होती है तो मतलब कि खून खराबे की बात हो रही है। और नो होल्ड्स बार्ड मैच था जो जॉन मॉक्सली का अगेंस्ट काइल ओराइली। और यहाँ पे एक शॉकिंग चीज हुई है, शॉकिंग चीज के अब तो वैसे मॉक्सली का थोड़ा रोज का हो गया कि उन्होंने काइल ओराइली के सामने टैप आउट कर दिया। और यहाँ पे वो जो कांटा होता है ना जिसको अपने घरों में यूज करते हैं ऐसे खाने के लिए, फोक जिसे भी बोलते हैं, भाई उससे स्टैब किया जा रहा है सिर में और वहां से फिर ब्लड पिचकारियों की तरह निकल रहा है। तो कुछ इस टाइप का जो इस मैच में हिसाब किताब है वो दिखा है। और फिर मैच के बाद जॉन मॉक्सली का दिमाग बिल्कुल गर्म हो जाता है क्योंकि वो मैच हार गए, तो उसके बाद उन्होंने काइल ओराइली के ऊपर अटैक भी कर दिया। पता नहीं जॉन मॉक्सली का कुछ, मेरे को तो ऐसे सीरियस स्टोरी लाइन उनके साथ लगती नहीं है। जबकि अगर मैं बोलूंगा किसी एक सुपरस्टार के ऊपर, जिन सुपरस्टार्स के ऊपर मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है एडब्ल्यू में, उनमें से एक जॉन मॉक्सली है। फिर काइल फ्लेचर और मार्क ब्रिस्को का भी मैच था और इस मैच में एक ऐसा स्पॉट था जो हुआ नहीं, लेकिन सोचो इनके दिमाग कहां तक चलते हैं। वो कॉर्नर पे जो टर्न बगल होता है वहां पे इन्होंने स्क्रू ड्राइवर लगा दिया और उसके ऊपर ये ब्रेन बस्टर लगा रहे हैं। ब्रेन बस्टर मतलब वो ऐसे खड़े करके जो सिर के बल पे गिरा देते हैं। ऑब्वियसली मूव हुआ नहीं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हैरान भी नहीं होता कि अगर ये वाला मूव एग्जीक्यूट भी कर देते। और आज एडब्ल्यू में एक बड़ा वर्ल्ड टाइटल चेंज हुआ है क्योंकि समोआ जो एडब्ल्यू के न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए। और इस मैच में तो खून खराबा कुछ नेक्स्ट लेवल का ही था। मैच के बाद की अगर आप फोटोज देखोगे समोआ जो की, तो आपका समझ में आएगा कि इन्होंने मैच में क्या किया। लिटरली एडम हैंगमैन पेज ने समोआ जो को पकड़ के वो जो केज था उसके ऊपर ऐसा रगड़ा समोआ जो को कि उनका जो सारा ब्लड है वो इतनी ज्यादा मात्रा में निकला था कि वो केज पे जाके भी चिपक जाता है। फिर मैच के बाद जब वो थूक भी रहे हैं तो उनके मुंह से खून ही निकल रहा है। तो ऐसे एक्सट्रीम टाइप की चीजों के लिए एडब्ल्यू जाना जाता है और वैसा ही उन्होंने काम करके दिया है। तो ये सब चीजें एडब्ल्यू के अंदर जो है मस्त ऐसे तकड़ी चलती रहती है। यहाँ अगर आपको एक्सट्रीम वाली चीजें देखनी है तो उसके लिए आपकी जो एक डेस्टिनेशन होनी चाहिए वो है ऑल एलीट रेसलिंग। अब ये तो थी एडब्ल्यू के पीएलई की बात, अब बात करें डब्ल्यूडब्ल्यू के अगले पीएलई की। तो बताना आपको कैसी हाइप फील हो रही है। लेकिन ये सारे वो मैचेस हैं जो कि होने वाले हैं शो पर। विमेंस वाला वॉर गेम, फिर मेंस वाला वॉर गेम, फिर निकी बेला वर्सेस स्टेफनी वकैर, और साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। आई थिंक यही 4 मैचेस होने वाले हैं। तो कैसी लग रही है इसकी वाइब? वैसे तो आई थिंक क्योंकि वॉर गेम्स मैच है और जब ऐसे वाले स्टिपुलेशन वाले मैच होते हैं जैसे रॉयल रंबर या फिर एलिमिनेशन चेंबर, तो ज्यादातर कोटा यही वाले मैचेस ले लेते हैं जिसकी वजह से फिर शो पे ज्यादा मैचेस हो नहीं पाते। लेकिन बाकी जो 2 मैचेस हैं आई थिंक यहाँ पे बाथरूम ब्रेक जैसा कुछ भी नहीं होने वाला सर्वाइवर सीरीज में, एटलीस्ट देख के ऐसा लग रहा है। और मैं इंस्टाग्राम पे अपने होम पे, भाई मेरे पास एक पेज आ गया और ये पेज तो कुछ अलग ही काम कर रहा है। ये जो बंदा है पता नहीं है यहीं रहता है या फिर इसका क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर्वाइवर सीरीज का, जहां पे वो सब अपना अरीना स्टेडियम सेट करते हैं, वहां का ऊपर का व्यू है इस बंदे के पास। और लिटरली इसने अपनी जो पिछली सारी पोस्ट है वो इसी पे करी है कि कितना कंस्ट्रक्शन पहुंच गया है सर्वाइवर सीरीज का, और लोग इसको बहुत ज्यादा देख भी रहे हैं। जबकि सर्वाइवर सीरीज के कंस्ट्रक्शन में मुझे ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो वो ऊपर जो डब्ल्यूडब्ल्यू अपना कैनोपी सा लगाती है, जो छज्जा सा लगाती है, वो लगा दिया गया है। फिर पूरा मतलब नॉर्मल सा ही बन रहा है, लेकिन लोग इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं देखना कि अच्छा अब कितनी प्रोग्रेस हो गई। ये कह रहा मुझे अगले वाले उसके लिए फॉलो करो जाके, तो अगर आपको है इंटरेस्ट तो आप जाके इस अकाउंट को देख सकते हो। तो ये बंदा अपना अलग ही जो है सर्वाइवर सीरीज के नाम पे अपना कंटेंट डाल रहे, अच्छी बात है। अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो फिर वो देख भी रहे हैं। कल के स्मैकडाउन से हमको एक अनफॉर्चुनेट चीज पता चली और वो ये थी कि शेमस अब नहीं कंपीट करने वाले लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट में अपनी इंजरी की वजह से, जो कि
पर्सनली अगर देखा जाए शेमस के लेवल पे, उनके इंडिविजुअल लेवल पे, तो उनके लिए भाई बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि मतलब जॉन सीना का टूर्नामेंट था और उसमें अब वो कम मैच मतलब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी उन्होंने किया, लेकिन इंजरी की वजह से नहीं compete कर पाएंगे। लेकिन अब WWE को तो आगे बढ़ना ही है, तो एक रिप्लेसमेंट के साथ वो आएंगे। तो ये रिप्लेसमेंट मिलजुल के निक ऑल्डिस और जो हमारे एडम पियर्स है वो निकालने वाले हैं, और जो मैच बनेगा वो एले नाइट के अगेंस्ट बनेगा, एक सरप्राइज ओपोनेंट। और इससे पहले कि आप अपने दिमाग के घोड़े बहुत ज़्यादा दौड़ा दो कि अच्छा ये वाला नाम था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, शायद सिजारो आ सकते हैं ऐसा वैसा, तो शायद ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि PW इनसाइडर ने ये रिपोर्ट किया है कि जो रिप्लेसमेंट होने वाली है शेमस के लिए एले नाइट के अगेंस्ट मैच में, वो कोई और नहीं बल्कि द मिज की है। तो वो रिप्लेसमेंट बन के आएंगे, और आई थिंक ठीक भी है, अगर WWE कोई सरप्राइज नहीं देना चाह रही तो अच्छा ही है। मिज के साथ उनकी हिस्ट्री भी रही है, और वैसे भी लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट में लोगों की यही डिमांड है कि जिनके साथ जॉन सीना की हिस्ट्री है उनको ही लेके आना चाहिए, जो काफी हद तक सही भी है, लेकिन पूरा सही भी नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि शायद जो इस टूर्नामेंट का विनर बनने वाला है उसकी तो वैसे इतनी कोई हिस्ट्री है नहीं। तो देखते हैं, अभी तो शायद WWE प्लान कर भी सकता है चेंज, लेकिन थोड़े रिलायबल सोर्स की तरफ से आइए तो आप यकीन मान सकते हो। और एक तरीके से अपनी सांत्वना शेमस के प्रति जॉन सीना ने भी जताई है अपने इंस्टाग्राम के पेज पे, यहाँ पे उन्होंने इस फोटो को पोस्ट किया है। अगर आप जॉन सीना के इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखते हो तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की इस फोटो के साथ कितने लोगों के चेहरे आज तक रिप्लेस हो चुके हैं वो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी काउंट कर पाना इसको मुश्किल है। बट अगेन अनफॉर्चुनेट है कि शेमस नहीं कम्पीट कर पाएंगे इस टूर्नामेंट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो एंड तक भी जा सकते हैं, बट एंड तक जाने से पहले ही जो कहानी है वो खत्म हो गई। और WWE ने तो ब्रैकेट्स भी रिवील कर दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो लास्ट के हमारे पास अभी 4 मैचेस बचते हैं, लास्ट के तो नहीं, इसके बाद और भी मैच होगा। रूसेव वर्सेस जे ऊसो, पेंटा वर्सेस सोलो सिकोवा, गुंथर वर्सेस कार्मेलो हेस और एले नाइट वर्सेस पॉसिबली मिज वो नेम है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे देखे कि लास्ट का जो मैच है वो कौन सा बन सकता है? कुछ अगर आपकी प्रिडिक्शन है तो वो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, लेकिन अगर इस पूरे टूर्नामेंट के फाइनल में विनर की बात हो रही है तो देखो अभी तो फिलहाल लोग गुंथर को ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बट क्या WWE कुछ सरप्राइज दे सकती है यहाँ पे? क्योंकि जब चीज़ें प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं तो जैसे ट्रिपल एच ने बोला था कि वो चीज़ों को पिवट करते हैं, वो एक देखने वाली बात होगी। आज से ठीक 1 साल पहले की बात है जब स्मैकडाउन से हमको ये वाला सेगमेंट दिखा था, ये वाली फोटो मिली थी, जहाँ पे आप देख सकते हो सीएम पंक और रोमन रेंज से एक दूसरे के आमने सामने हैं और पीछे पॉल हेमन ने हाथ जोड़े हुए हैं। अभी देखो ये चीज आगे जाके कैसे बहुत मेजर वे में चीजों को मेजर वे में हमको दिखने वाली है। तो देखो 1 साल में कितना कुछ चेंज हो गया। पहली चीज स्मैकडाउन को अब कोई भाव नहीं दे रहा, सारी चीजें WWE मंडे नाइट रॉ पे कर रही है। पॉल हेमन की तो बिल्कुल ही डायरेक्शन ही चेंज हो चुकी है, कहाँ ना वो सीएम पंक के साथ है, ना वो रोमन रेंज के साथ है, ना ही वो सेथ रॉलिंस के साथ है, अब वो अपने विजन के साथ है और उसको आके ज्वाइन कर लिया है ब्रॉक लेसनर ने। और जैसा मैं बोल भी रहा था अपनी वीडियोस में कि सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज का मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए शायद बेस्ट डायरेक्शन हो सकती है। बट अब सेथ रॉलिंस अगर वापस नहीं आ रहे और वर्ल्ड चैंपियनशिप तो ऑब्वियसली उनके पास है नहीं, वो सीएम पंक के पास है, तो यहाँ पे अगर अच्छे से ये वाली स्टोरी लाइन को पकाया जाए तो अगले साल की रेसलमेनिया में रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक का मैच भी हो सकता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और मैं सही बताऊं, रोमन रेंज को चैंपियन मेरे को दोबारा देखना है, इस वजह से नहीं कि रोमन रेंज के पास चैंपियनशिप होगी तो भाई बढ़िया लगेगा कि बंदा वर्ल्ड चैंपियन है, इस वजह से कि मुझे लगता है कि जब रोमन रेंज के पास वर्ल्ड टाइटल आएगा तो वो सीरियस होंगे, वो मोटिवेटेड होंगे WWE में वैसे ही काम करने के लिए जैसा कि हमने उनके पूरे ब्लड लाइन वाले आर्क में देखा था, जैसे पूरे ट्राइबल चीफ वाले आर्क में देखा था। तो ये इसलिए और जरूरी हो जाता है क्योंकि जब रोमन रेंज की स्टोरी लाइन अच्छी है तो फैंस का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होता है। उसका रीजन ये नहीं है कि सारे के सारे लोग रोमन रेंज के फेवरेट है तो रोमन रेंज के पास चैंपियनशिप आ जाएगी तो इसका मतलब कि अब सब कुछ बढ़िया है। उसका मतलब ये है कि रोमन रेंज के पास टाइटल आने का मतलब शायद स्टोरी लाइन भी बेटर होने वाली है। तो फिर नो मैटर सुपरस्टार कौन सा है, अगर उसकी स्टोरी अच्छी है तो फैंस इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे मैं अगेन बार बार एग्जांपल लेता हूं ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का। ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम पे सारे सुपरस्टार्स एक्टिव नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा फैंस जिसके बारे में केयर कर रहे थे वो ये ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की फ्यूड थी। तो शायद WWE यहां से कुछ अच्छा बना सकती है, कर सकती है। बाकी 2-4 दिन पहले वाली वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि 2-3 सालों का WWE के पास पूरा मटेरियल माल मसाला है स्टोरी लाइन को अच्छा बनाने का, जो मैंने आपको पूरा वो डायनामिक समझाया था रोमन रेंज सीएम पंक वाला। सेथ रॉलिंस को आई थिंक मैंने वहां मेंशन नहीं किया था, वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन ब्रेकर। तो करने के लिए काफी कुछ है। और बाकी अपने इंस्टाग्राम पे जो करतूते हैं सीएम पंक की वो तो लगातार ही जो कुछ भी उल जलूल पोस्ट करते हैं वो कंटिन्यू ही रहता है। यहाँ पे आप देखो भाई सेंटा क्लॉज अभी से बन चुके हैं हमारे सीएम पंक और पता नहीं कहीं बाथरूम से उन्होंने फोटो पोस्ट किया। अलग ही है, वैसे कुछ ज्यादा पोस्ट करते नहीं है सीएम पंक अपने इंस्टाग्राम पे, लेकिन स्टोरीज में इनका कुछ हिसाब थोड़ा अलग ही रहता है।
हाँ यार, ये वाली बात तो मुझे लोगन पॉल की सही लग रही है। ये एक ट्वीट है डब्ल्यूडब्ल्यूई का जहां पे वो सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं 35th एनिवर्सरी अंडरटेकर की, और उनके फिर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की भी बात कर रहे हैं। तो इस पे ना लोगन पॉल ने ट्वीट किया और यहाँ पे वो कोट करते हैं कि वो टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं आउटसाइडर्स को देखते हुए, जो कि मानते हैं कि हाँ भैया वो अब यूट्यूबर बन चुके हैं। आई एम टायर्ड ऑफ दीज आउटसाइडर्स थिंकिंग दे कैन जस्ट बिकम यूट्यूबर्स। तो मतलब ठीक है, इस बात में मैं लोगन पॉल से एग्री करूंगा। और भाई अब तो देखो, अंडरटेकर और मैं और लोगन पॉल हम सब सेम ही कैटेगरी के, हम सारे के सारे लोग यूट्यूबर है। बड़ा वियर्ड लग रहा है सोचने में कि अंडरटेकर का भी एक यूट्यूब चैनल है। और कल जैसे मैं आपको बताया रहा था स्मैकडाउन के रिव्यू, मैंने बोला ही था कि अब शायद लोगन पॉल एक्सपोज होंगे, और भाई सही में बहुत बुरा एक्सपोज हुए लोगन पॉल इस बार, गलत रीजंस की वजह से। पहले तो चलो सही रीजंस की वजह से हुए भी होंगे। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा था कि हाथ में वो लिख के आ गए हैं अपना और वो दिख गया था, तो भाई इसके ऊपर जब मैंने ट्वीट्स देखे, भाई भर भर के लाइक्स आए हैं उन ट्वीट्स के नीचे, जहां पे ये बोल रहे हैं कि लोगन पॉल ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि उससे सही से प्रोमो की अपनी लाइंस भी याद नहीं होती और उसको लिख के आना पड़ा है। क्या मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी है कि भाई वो बंदे ने दिखाया भी है अपने प्रोमो में कि देखो मैं ये वाली लाइन बोलने जा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई छुपा रहे थे, और वैसे भी वो लाइन तो उन्होंने बोली नहीं, तो वो उनके उस गिमिक का ही पार्ट था कि आज वो स्मैकडाउन में ऐसे करने वाले हैं। लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को इतना समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप बोल सकते हो कि कभी कभी सिलेक्टिव होते हैं फैंस किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट में बातें बनाने के लिए, नफरत करने के लिए। तो शायद लोगन पॉल का नेम उस लिस्ट में आता। लेकिन एक चीज जिसके बारे में बात हुई वो था कोडी रोड्स की स्मैकडाउन की बुकिंग की। भाई ड्रू मैकिंटायर से इतना बुरा पिटा, गिर गया, और फिर ये कैसी बुकिंग है कि ये बंदा जो है वापस भी निकल के आ गया। आई थिंक यहाँ पे 50-50 ओपिनियन लिया जा सकता है। जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए था, ड्रू मैकिंटायर ने जो मारा उसका क्या, उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं रही, वो बात भी सही है। और दूसरी चीज की कोडी रोड्स क्योंकि है बेबी फेस, तो ऐसा हमने जॉन सीना के साथ भी देखा है, रोमन रेंज के साथ भी देखा है, लेकिन उस टाइम पे फिर लोगों ने उनको गरियाया भी है। लेकिन अब वो कोडी रोड्स बेबी फेस थोड़ा अलग है, पता नहीं उस टाइम पे उनके लिए नफरत थोड़ी ज्यादा हो गई थी। वैसा कोडी रोड्स के लिए हमने देखो अब तक तो देखा नहीं है, और ना ही देखे तो वो बेटर है। क्योंकि फिर अगर आपकी मेन बागडोर जिस बंदे के हाथ में है, मतलब एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू जैसा दिखाने की कोशिश करती है, अगर उसके साथ गड़बड़ हो जाती है तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। और ये बात पूछने के लिए सबसे जो बेस्ट बंदा है वो है विंस मैकमैन, क्योंकि पास्ट में ऐसा उन्होंने काफ़ी सारे सुपरस्टार्स के साथ किया है। यार ये चीज़ तो, ये वाला ग्राफिक तो आपकी पूरी तरीके से आंखें खोल देगा और बता देगा क्या डिफरेंस है अब की डब्ल्यूडब्ल्यू में और आज से 20-25 साल पहले की डब्ल्यूडब्ल्यू में। ये ट्वीट मैंने देखा जहां पे आप देख सकते हो 2002 से 2003 के बीच की बात हो रही है, आप 2000 अर्ली 2000 की बात कर सकते हो, जहां पे हर सुपरस्टार की एज लिखी है, जो कि उस टाइम पर आप बोल सकते हो मेन इवेंट सीन में था, टॉप में था। और यहां पे जो एवरेज एज निकल के आई है वो है 32 साल। लेकिन अगर आप अभी के रोस्टर की एवरेज एज देखोगे तो ये है 41 साल। अब यहां पे डिफरेंस ये नहीं है कि भाई वो वाले सुपरस्टार यंग थे, जवान थे, अब के वाले बूढ़े हैं, डिफरेंस ये नहीं है। डिफरेंस ये है कि आपके फ्यूचर के टैलेंट बनाने का तो यहां कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे अगर आप देखोगे तो रॉक 28 साल का है, स्टोन कोल्ड 36 साल का है, अंडरटेकर 35 साल का है, तो ये और भी कितने सारे साल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोडी और रोमन रेंज, जो कि आप बोल सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू जिनको मेन बंदा मान के चलती है, सीएम पंक 46 साल के हैं, रैंडी ओटन 45 साल के हैं, जे ऊसो जिसको देख के ऐसा लगता है कि यंग है, अभी राइज कर रहा है, वो खुद 39 का है। फिर यहाँ पे आप बाकी नाम सेथ रॉलिंस को भी देखोगे तो मतलब एवरेज एज अब के सुपरस्टार्स की बहुत ज्यादा है, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज करती है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूचर के सुपरस्टार्स बना भी रही है या फिर नहीं। और नहीं बना रही ऑब्वियसली, वरना इन नामों के अलावा ये टॉप के नेम्स ही हैं अभी, और अगर इनकी एज इतनी है तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद पिछले कुछ सालों में अच्छा काम किया नहीं। और जितना विंस मैकमैन को नहीं लोग ऐसे गरियाते थे, उससे ज्यादा ट्रिपल एच को गरियाते हैं कि ये ओल्ड टैलेंट्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करता है, इसके बस की है नहीं नए टैलेंट्स बनाना। और सही में ये ट्रिपल एच के लिए चैलेंज भी है। क्यों? क्योंकि विंस मैकमैन तो इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू कितने सालों से लेके यहाँ तक आ गए, तो अगर उन पर क्वेश्चन होता भी था तो ये था कि भाई इतने सालों से चला भी तो रहा, अब भी चला लेगा। लेकिन ट्रिपल एच के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनके पास क्रिएटिव कंट्रोल अभी आया है। तो बोल सकते हो कि बहुत कुछ है ट्रिपल एच के हाथों में, कि आने वाले टाइम में जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो कैसी दिखेगी, क्या फैंस इसको कंटिन्यू देखेंगे, या उनका इंटरेस्ट रहेगा, या फिर वो खत्म हो जाएगा। मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाली मंडे नाइट रॉ अगर आपको एक पीएलई की तरह लगी थी तो फिर आपके लिए मजा डबल होने वाला है, क्योंकि अगली मंडे नाइट रॉ भी कुछ सिमिलर फैशन में आपको देखने को मिलने वाली है। तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि, वैसे तो पहले ही बता दिया था कि रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर दोनों आने वाले हैं। फिर कल वाली वीडियो में ये पता चला था कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक एडवांटेज मैच बुक करेगी और मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करने वाले हैं रोमन रेंज। तो जिस तरीके का एंगल हमने मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाली मंडे नाइट रॉ में देखा था, जहां पे रोमन रेंज निकल के आए थे ब्रॉक लेसनर
लेसनर के सामने और उसके बाद उन्होंने मार के भगा दिया था, जो कि आप बोल सकते हो एक तरीके से बेबी फेस वाली टीम ने स्टैंड टॉल किया था। अब वॉर गेम से पहले मंडे नाइट रॉ का आखिरी एपिसोड है, तो यहाँ पे भी बिल्ड तगड़ा होने वाला है और आप एक बार फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को आमने सामने हाथापाई करते हुए। मे भी इस बार ब्रॉक लेसनर को अपर हैंड मिल जाए। सिंपल सा रीजन, आखिरी शो है, आखिरी बार डब्ल्यूडब्ल्यू को हाइप करना और उन्होंने नंबर्स देख लिए सोशल मीडिया के जब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर आमने सामने आए थे। तो एक बार फिर से एक मेमोरेबल मूवमेंट आपको अगली मंडे नाइट रॉ से मिलेगा। हाँ, लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है कि आपको रोमन रेंस के सुपरमैन पंच और स्पीयर से ज्यादा ब्रॉक लेसनर के सुप्लेक्स सिटी की सैर और F5 देखने को मिल जाए। बाकी इस पूरे एंगल में आप सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स, जे ऊसो, जिमी ऊसो, ये लोगन पॉल, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड को डालोगे तो पूरा एक तबाही वाला एपिसोड ये हो सकता है, जहां पे बहुत सारे सिक्योरिटी और फिर उसके साथ साथ आपको पुलिस की जरूरत भी पड़ जाए। बाकी देखते कैसा जाता है मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। और अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो भाई, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल की मेंबरशिप वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।